नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है परविंदर सिंह और हम इस कड़ी में इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे विषयों के ऊपर जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। बीए फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर की फ्रेमिंग किस तरीके से की जाएगी, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। वैसे मैंने बात की है सब्जेक्ट के आपके सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है क्वेश्चन पेपर को भी समझ सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, मुझे इस मेल आईडी के ऊपर सेंड कर सकते हैं और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसके थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने उन फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना जो पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिकल साइंस में कुछ पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है और ये थियरी सबसे इंटरेस्टिंग है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें बात की थी आइडियलिज़म के बारे में, और जब हम आइडियलिज़म के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बहुत सी बातों को जाना। उम्मीद करता हूँ आप एक पेन और कॉपी लेकर के बैठे हैं और पिछली वीडियो जब आपने जब देख ली है और आप इस वीडियो पे पहुँचे हैं, अगर नहीं देख ली है तो वो वीडियो को ज़रूर देखना जो आइडियलिज़म से है। क्योंकि जब आपको आइडियलिज़म की थियरी समझ में आएगी, आइडियलिज़म क्या कहता है, कैसे वो आया है, उसके थिंकर कौन हैं, तो उन्हीं में से एक स्कूल निकल कर के सामने आएगा, एक थॉट ऑफ स्कूल निकल कर के सामने आएगा जो रियलिज्म से संबंधित है। कुछ रियलिस्ट विचारक थे जिन्होंने आइडियलिज्म की जो थियरी थी वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि आइडियलिज्म की जो थियरी थी वो 1920 के आसपास तो सही थी, लेकिन 30-40 तक आते आते उसने दम तोड़ दिया और उसकी जितनी भी मान्यताएं थी, जैसे नैतिकता की मान्यता थी, वॉर को ख़त्म करने की मान्यता थी, इंस्टीट्यूशंस स्थापित करने की मान्यता थी, ये सारी की सारी मान्यताएं टूट गई। और जैसे ही लीग ऑफ नेशन टूटा, उनका सब कुछ बिखर गया और एक नया थॉट ऑफ स्कूल जो है उसी के बीच में चल रहा था, लेकिन अब उभर कर के सामने आया और लोगों ने इनकी बातों को मानना शुरू किया, जिस स्कूल को आज हम पढ़ रहे हैं, रियलिज्म। रियलिज्म, यथार्थवाद इसको कहा जाता है और इसको कई बार पावर अप्रोच का नाम भी दिया जाता है। शक्ति के ऊपर आधारित है ये पूरी की पूरी थियरी, और ये कहती है कि शक्ति है तो सब कुछ है और शक्ति पाने के लिए ही सब कुछ किया जाता है। हम यहाँ से शुरू करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। उम्मीद करता हूँ जब आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो तो आपके पास एक पेन और कॉपी ज़रूर होंगी। कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ नहीं लिखी गई हैं, लेकिन आपके समझ को विकसित करने के लिए जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो अच्छे तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। शुरू करते हैं। तो क्या था कि आइडियलिज्म की जो थियरी थी, उसने 1919-20 के आसपास दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चला गया तो बहुत सी ऐसी उम्मीद की किरण जगाई, जिससे एक बार ये लगने लगा कि अब जो है आइडियलिज्म ही सब कुछ है और आइडियलिज्म के बारे में या इसने जो बातें कही हैं उससे शांति को स्थापित किया जा सकता है। लेकिन कुछ सालों तक इस मान्यता को स्वीकार किया भी गया, नहीं भी किया गया, लेकिन इसने एक ऐसी छाप पूरी दुनिया के अंदर छोड़ी जिससे 20 से 25 साल का जो ये संघर्ष था, इसमें थोड़ा सा विराम जरूर आया। पूरी दुनिया को जो है एक नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया
कि पूरी दुनिया जो है वो अच्छी है, दुनिया को जो है एक अच्छे नज़रिए से, एक अच्छे चश्मे से देखना चाहिए। दुनिया के अंदर युद्धों को समाप्त किया जा सकता है, दुनिया के अंदर अमन शांति को कायम किया जा सकता है। और किसके द्वारा? इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, इंटरनेशनल लॉ के द्वारा। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आइडियलिज्म का पार्ट थी। और इन्होंने जो है ये बात कही थी कि युद्ध जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही 1939 के अंदर हिटलर, मुसोलिनी और इन्होंने जो जिस तरीके का पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मचाया, स्पेशली जर्मनी ने इस समय में पोलैंड पर आक्रमण, और तो इन्होंने जो ये चीज़ें की तो आइडियलिज्म की धारा, आइडियलिज्म की बहती हुई वो धारा वो वहीं रुक गई, समाप्त हो गई। और अब एक कुछ नए विचारक सामने आते हैं और वो कहते हैं कि पूरी दुनिया को सिर्फ आइडियलिज्म से नहीं देखा जा सकता, पूरी दुनिया अच्छी नहीं है, नैतिकता भरे जो ये नियम हैं ये कुछ नहीं होते। तो ऐसे ही कुछ विचारक हैं, जैसे हम इस श्रेणी में 20वीं शताब्दी के कुछ थिंकर्स को ले सकते हैं, जैसे कौटिल्य, मैकावली, हॉब्स, रूसो, और जो आधुनिक जो विचारक हैं जिन्होंने बाद में इस थियरी को बहुत प्रसिद्ध किया, वो हैं हांस जे मोर्गेंथ्यू और केनेथ वॉल्ट्ज। अब हांस जे मोर्गेंथ्यू इस पूरी वीडियो के अंदर जो है, इस व्यक्ति का नाम आप रट लीजिए, इस व्यक्ति को गूगल में सर्च कर लीजिए और इस व्यक्ति की फ़ोटो देख लीजिए, क्योंकि रियलिज़म की पूरी थियरी जो है इनके बेस पे चलती है, इनकी विचारधारा पे चलती है, इनके सिद्धांतों पे चलती है, जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। इनकी एक बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के अंदर वो कुछ 6 प्रिंसिपल्स देते हैं जिसमें पूरी राजनीति का एक नया स्वरूप दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये कहते हैं कि आइडियलिज्म अब सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पहले प्रिंसिपल पे आते हैं। इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। देखिए, आपको पढ़ने से इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस वीडियो को आप जब देखोगे और सुनोगे तो अच्छे तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मोर्गेंथ्यू जी जो हैं वो अपने 6 प्रिंसिपल्स में कहना क्या चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं पहले नियम के अनुसार कि राजनीति जो है, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीति जो है वो मानव के जो स्वभाव हैं उनके नियमों द्वारा निर्धारित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिक्स का जो स्वरूप है वो मनुष्य के स्वभाव के नियमों के द्वारा निर्धारित किया जाता है या है। अब देखो, एक स्टेट जो है, इनके एक देश जो है वो बनता है वहाँ पर रहने वाले लोगों से, और वहाँ के लोग जैसे होंगे, उनका जो है शासन जैसा होगा, उनके प्रतिनिधि जैसे होंगे, उसी तरीके से एक देश की संसद बनेगी। और जैसे ही एक देश की संसद बनेगी वैसे ही उसकी कार्य प्रणाली, वैसी ही उसकी विदेश नीति, वैसे ही उसके आचरण होंगे। तो ये कहते हैं कि जो राजनीति है, राजनीति जो है वो मानव के स्वभाव के ऊपर आधारित है। मानव का स्वभाव कैसा है? मानव का स्वभाव क्रूर है। मानव का स्वभाव कैसा है? मैकियावेली ये बात कहते हैं कि मानव क्या है? स्वार्थी प्राणी है। मानव अपनी हित की देखता है, मानव को सिर्फ और सिर्फ फायदा चाहिए होता है। तो मानव का स्वभाव कैसा है? मानव का स्वभाव ही ऐसा है जैसे हमने बात की थी जब हम राजनीति को देख रहे थे, राजनीति को पढ़ रहे थे। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट, स्ट्रगल और पावर। तो इंटरेस्ट जो है वो सर्वोपरि है
और इंटरेस्ट अपनी शक्ति के द्वारा फुलफिल होगा, जिसमें व्यक्तियों के बीच में या राज्यों के बीच में संघर्ष होगा। और जिसको शक्ति ज़्यादा होगी, जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी, जो शक्तिशाली ज़्यादा होगा, वही अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर लेगा। और वो देश जो है वो इंटरेस्ट को इसलिए फुलफिल करना चाहता है ताकि वो मोर पावर गेन कर सके। तो पहले नियम में ये कहते हैं कि जैसा मानव का स्वभाव है उसी उन्हीं नियमों के ऊपर राजनीति का स्वभाव या राजनीति का स्वरूप बनता दिखाई देता है, या फिर उन्हीं नियमों के ऊपर टिका हुआ है। तो मानव जो है वो स्वार्थी है, क्रूर है। तो राजनीति के अंदर क्या होगा? राजनीति के अंदर भी यही होगा, इंटरेस्ट होगा कि भाई हम जब सारे काम करेंगे तो वो कैसे करेंगे? इंटरेस्ट को देख करके। क्यों? क्योंकि हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं शक्तिशाली हूँ। और शक्तिशाली वो तभी हो सकता है जब वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर ले। राजनीति के अंदर भी ऐसा ही है। राजनीति यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त की जाए और शक्ति जो है वो हितों से पूरी की जाएगी। इसलिए देशों के बीच में जो संघर्ष होता है उसको जीतने के लिए जो देश हैं वो शक्ति को बढ़ाते रहते हैं। शक्ति के स्वरूप अलग अलग हैं। जैसे आजकल टेक्निकल तरीके से टेक्निकल वॉरफेयर होने लगे हैं। पहले जो थे कन्वेंशनल वॉरफेयर थे, लड़ाई जो है तीर भालों से, व्यक्तियों से लड़ी जा जाती थी। लेकिन आज जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है। इसके अंदर जो है युद्ध जो है उतना ही मजबूत होगा जितनी उसकी टेक्नोलॉजी उस देश की होगी। तो पहली बात ये कहते हैं कि राजनीति का स्वरूप जो है वो मानव के स्वभाव के ऊपर आधारित है कि मानव का जैसा स्वभाव होगा, जिस देश के व्यक्ति जैसे होंगे। जैसे हम उत्तर कोरिया की बात कर लें, उत्तर कोरिया एक अलग से अपनी एक पहचान रखता है। वहाँ के लोग भले ही कुछ नियमों के अंदर क्रूर ना हों, कठोर ना हों, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, वहाँ के जो लीडर हैं उनका रहन सहन है, वहाँ के लीडर जो सोचते हैं वो उस तरीके से सोचते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर कैसे कब्जा किया जाए, एक आतंक का माहौल कैसे क्रिएट किया जाए। अब दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया जो आज़ाद हुआ, इसकी जो सीमा रेखा है 38 डिग्री पैरेलल, इसके ऊपर एक समझौता हुआ, लेकिन वो उस समझौते को नहीं भी मानते और कई बार इनके बीच में टकराव जो है हो चुके हैं। हम देख ही चुके हैं 1950 से लेकर के 1953 के बीच में एक बहुत बड़ा वारफेयर इनके बीच में हुआ, जिसमें भारत जो है वो मध्यस्थता में आया और उस वॉरफेयर को जो है ख़त्म किया गया। लेकिन आज तक ये जो इनके बीच में जो संकट है वो आज भी बरकरार है। तो पहली बात ये है कि व्यक्ति जैसे होंगे, व्यक्ति का स्वभाव जैसा होगा, उसी तरीके से वहाँ की राजनीति बनती चली जाएगी। पहली बात ये कहते हैं हंस जे मोर्गेंथ्यू। अब जैसे भारत की बात कर लें, भारत के अंदर विभिन्न समय तक अलग अलग जो है सरकारें रही हैं और उसमें सबसे बड़ा टेन्योर जो है वो कांग्रेस का रहा है। तो कांग्रेस ने जिस तरीके के एजेंडे बनाए, भारत उसी तरीके से बनता चला गया। जैसे स्टार्टिंग में हमने जो है गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई कि हम ना ही तो कोल्ड वॉर के अंदर ना ही तो हम यूएसए के साथ रहेंगे, ना हम यूएसएसआर के साथ रहेंगे, हम अलग से अपना एक देश, अलग से अपने देश की एक पहचान बनाएंगे। तो भारत की राजनीति वैसे चलती रही। फिर उसके बाद में जो है नरसिम्हा राव की सरकार ने एलपीजी अपनाई। उसके बाद यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसी सरकार होगी देश वैसा बनता चला जाएगा। और सरकार चूंकि वो व्यक्तियों से बनती है, व्यक्तियों के जो नियम हैं, स्वभाव के जो नियम हैं वो उसके ऊपर आधारित हैं या उसको जो है निर्धारित करते हैं। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट में कहते हैं, इसको हम एक्सप्लेन वैसे भी कर चुके हैं लेकिन एक बार और मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जिक्र कर दूं। राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट जो है किसी भी देश की को एक देश के दूसरे देश के साथ जब संबंध बनते हैं तो वो नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। एक देश दूसरे देश के साथ जब संबंध बनाता है तो वो देखता है कि मुझे इस देश से क्या चाहिए है, मेरी किन मांगों की पूर्ति ये देश कर सकता है। जैसे हमने अगर कहीं से पेट्रोल लेना है तो हम उस तरीके के संबंध
जो हैं बनाएंगे। हमें कहीं से यूरेनियम लेना है तो अब पाकिस्तान से हमें कुछ नहीं लेना है तो हम क्यों संबंध बनाएंगे। अब चाइना के साथ जो है हमारे संबंध हैं वो भी उसके सीमा रेखा पर भी हमारे जो है अटैक भी हुए हैं, युद्ध भी हुए हैं, आज तक जो है कलह चल रही है हमारी। लेकिन फिर भी हम जो हैं, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट है जो भारत की डिमांड की जो पूर्ति करती है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय हित टिके हुए हैं वहाँ पे। तो साउथ ईस्ट एशिया की जब हम बात करते हैं तो भारत को एक बिग ब्रदर के रूप में देखा जाता है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। और यह भारत जो है इन बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ निर्यात करता है, आयात भी करता है। तो जब आयात और निर्यात होता है तो दो देशों के संबंध जो हैं इंटरेस्ट के ऊपर आधारित हो जाते हैं। यही मॉर्गेंथ्यू जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हित ही राजनीति को तय करते हैं या संबंधों को तय करते हैं। ये रियलिस्ट थियरिस्ट हैं। ये बताते हैं कि रियलिस्ट यानी कि रियलिज्म के अंदर क्या है, यथार्थ के अंदर क्या है। यथार्थ के अंदर यही है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब संबंध बनाता है, जब इन दोनों को आवश्यकताएं होती हैं इन दोनों की। तो इसलिए जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, वो किसके ऊपर बेस है? इंटरनेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बेस है। तीसरे पॉइंट में वो कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनामिक। वो कहते हैं कि ये जो राष्ट्रीय हित है ना, कभी एक नहीं रहते। ये राष्ट्रीय हित हमेशा बदलते रहते हैं। अगर हमें आज जो इराक है, सऊदी अरेबिया है और यानी कि ओमान है, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, इनसे हमें आज चाहिए तेल, तो हमारे संबंध उस तरीके से बनेंगे। कल को मान लो सोलर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पूरी जो भारत का एक ढांचा है वो सिस्टम ऐसा हो गया कि सोलर ढांचे पर वो है स्थापित हो गया, तो भारत जो है उन देशों से संबंध बनाना स्वीकार करेगा, उन देशों के साथ संबंध बनाएगा जो उस तरीके की टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। तो भारत ने एक टाइम के ऊपर इसका इंटरेस्ट अलग था, तो दूसरे टाइम पे उसका इंटरेस्ट अलग हो गया। तो ये जो राष्ट्रीय हित हैं एक के बाद एक बदलते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि उसी तरीके से राजनीति बदलती रहती है, उसी तरीके से देशों के बीच में संबंध बदलते रहते हैं, जैसे जैसे राष्ट्रीय हित जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। होप सो आपको एक आसानी से समझ में आ रही होंगी ये बातें। अगर नहीं आ रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसको रिप्लाई करने की या अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा उसके ऊपर। फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि प्रभुत्व जो है, प्रूडेंस जो है, इज द सुप्रीम वर्च्यू या फॉर्च्यून ऑफ पॉलिटिक्स। कि राजनीति के अंदर एक विशेष गुण है जो है प्रभुत्व। देखिए ये पावर अप्रोच है, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो पावर हमेशा एक काम करती है, वो प्रभुत्व लेके आती है। हम चाहते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा प्रभुत्व हो। आप भी चाहते होंगे कि अपने फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर हमारा प्रभुत्व हो। आप भी चाहते होंगे कि दुनिया के ऊपर हमारा प्रभुत्व हो। भारत चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर वो एक बहुत शक्तिशाली देश बन कर के निकले। इसी तरीके से बहुत से देश ये चाहते हैं कि हम जो हैं प्रभुत्व कायम करें। लेकिन प्रभुत्व कायम कैसे होगा? प्रूडेंस कायम कैसे होगा? प्रूडेंस कायम होगा पावर से। जैसे पावर आएगी प्रभुत्व बनता चला जाएगा। और राजनीति का ये एक बेसिक नेचर है कि प्रभुत्व जो है उसको इसके अंदर समाहित किया जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि राजनीति के अंदर एक विशेष गुण है, वो है प्रभुत्व। इसलिए हर देश ये चाहता है कि मेरा प्रभुत्व कायम हो। चूंकि
हर देश ये चाहता है मेरा प्रभुत्व कायम हो, तो वो अपनी पावर को भी गेन करता रहता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो पॉलिसीज बनाता रहता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो दूसरे देशों से संबंध स्थापित करता रहता है और पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाने की कोशिश करता है कि मेरी शक्ति इतनी है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। 26 जनवरी और ये ऐसे मौके हैं जिसके ऊपर हम अपनी एक राजनीति को एक दशा और दिशा देते हैं और पूरी दुनिया के अंदर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है रफाल है, हमारे पास जो है विभिन्न मशीनें हैं, जिससे जो है हमारा एक प्रभुत्व कायम हो दूसरे देशों के ऊपर, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हों या फिर पावर नेशंस हों। तो इस तरीके से फोर्थ पॉइंट के अंदर ये कहता है कि हर देश, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जो है प्रभुत्व कायम करूं, शक्ति को बढ़ाऊं, क्योंकि ये राजनीति का विशेष गुण है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिक्स इज नॉट रन बाय एथिक्स। जिसकी बात कर रहे थे, बहुत बड़ा बखान कर रहे थे आइडियलिज्म की थियरी कि नैतिकता सब कुछ है, राजनीति के अंदर नैतिकता चाहिए, राजनीति के अंदर नैतिकता आनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि राजनीति जो है वो नैतिकता से नहीं शक्ति से चलती है, और शक्ति जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर आधारित होते हैं, और व्यक्ति जो है जिस तरीके से उसका जो स्वभाव है, राजनीति का स्वभाव भी वैसा ही है। आदमी जो है हमेशा नैतिक नहीं है, आदमी जो है, हर व्यक्ति जो है नैतिक नहीं है, तो राजनीति भी जो है वो नैतिक नहीं है। उसके अंदर, राजनीति के अंदर पावर चाहिए, पैसा चाहिए, शक्ति के विभिन्न रूप हैं, हमें शक्ति चाहिए। तो पॉलिटिक्स को एथिक्स के साथ नहीं चलाया जा सकता। अगर मान लो एक देश जो है वो नैतिकता रखता है, दूसरा देश नहीं रखता है, और दूसरे देश ने नैतिकता रखने वाले देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो क्या वो हाथ जोड़ के बैठा रहेगा और कहेगा जी आप वापस जाएं, हम तो नैतिकता को मानते हैं? नहीं, वो उसके ऊपर इतिहास गवाह है, वो उसके ऊपर विजय प्राप्त करके उसको वैसा ही बना देगा। तो नैतिकता के द्वारा राजनीति को कभी नहीं चलाया जा सकता। और लास्ट है जो मोर्गेंथ्यू जी कह रहे हैं, राजनीतिक स्वायत्तता का जिक्र इन्होंने किया, ऑटोनोमी ऑफ पॉलिटिकल स्फीयर। वो कहते हैं कि राजनीति जो है, जैसे अर्थशास्त्र है, जैसे साइकोलॉजी है, जैसे समाजशास्त्र है, तो उसी तरीके से पॉलिटिक्स भी एक अलग से एक सब्जेक्ट है। पॉलिटिक्स जो है अलग से अपनी एक रेलिवेंस रखता है दुनिया के अंदर, और इसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ा और पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए आज के समय में राजनीति जो है वो स्वायत्त विषय है, वो किसी इतिहास का पार्ट नहीं है, पार्ट था, लेकिन आज जो है अपना एक स्वायत्त तरीके से जो है नई थियरीज़ को इन्होंने बिल्ड कर लिया है। आपको पता है पहले इतिहास के अंदर राजनीति को शामिल किया जाता था, लेकिन अब ये राजनीतिक विज्ञान बन गया है और हमने ऐसी थियरीज़ को बिल्ड कर लिया है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज जो राजनीति है, राजनीतिक शास्त्र जो है, अब राजनीतिक विज्ञान बन गया है। तो इन्हीं बातों को कुछ आलोचकों ने आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि भैया आप जिस पावर की बात कर रहे हो और आप जिन वैल्यूज़ की बात कर रहे हो, जिसके ऊपर आपका ये पूरा सिद्धांत टिका है, ये अनसाइंटिफिक है। आप जो है कैसे कह सकते हो कि हर व्यक्ति या हर नेशन जो है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ही आधारित है। एक देश जब दूसरे देश के साथ, या एक व्यक्ति जब दूसरे देश व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है तो वो इंटरेस्ट ही देखता है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति जो है, व्यक्ति के अंदर एक अलग से एक पार्ट है प्यार का नेचर, कि व्यक्ति जब दूसरों से संबंध बनाता है तो जरूरी नहीं है कि वो अपने इंटरेस्ट को देखे।
जरूरी नहीं है कि वो शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि व्यक्ति जहाँ क्रूर है, निर्दयी है, वहाँ वो फनेबल भी है, वो प्यार से भरा भी है। तो यह आप कोई प्रूव नहीं कर सकते इसको। आपने जिस तरीके से जिक्र किया है कि अ, हर व्यक्ति चाहता है, हर देश चाहता है कि प्रभुत्व हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दो व्यक्तियों के संबंध के अंदर या दो नेशन के संबंध के अंदर कहीं उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर या एक सॉफ्ट एटीट्यूड ना हो। तो आप इस थियरी को जो है साइंटिफिक नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जो इसको साइंटिफिक बनाता हो। क्योंकि आपने बात की ह्यूमन नेचर की, और ह्यूमन नेचर कभी भी साइंटिफिक नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है, हर व्यक्ति का नेचर जो है बदलता चला जाता है। तो इसलिए इन्होंने इनको कुछ आलोचकों ने इनको अनसाइंटिफिक कहा। दूसरी बात, पार्शियल अप्रोच। आप जो अप्रोच दे रहे हो वो सिर्फ पार्शियल है, यानी कि एक तरफा है। आप कहते हो शक्ति ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के पास काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि शक्ति है, फिर भी वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसे देश के साथ संबंध बनाता है जहां उसका नेशनल इंटरेस्ट नहीं भी होता है। ये बिल्कुल भी प्रूव नहीं किया जा सकता। आप जिस तरीके से बात कर रहे हो कि नैतिकता कुछ नहीं होती, राजनीति को शक्ति के द्वारा चलाया जाता है, ये एक तरफा अप्रोच है। आप शक्ति को अहमियत दे रहे हो और आप नैतिकता या फिर आइडियलिज्म की जो थियरी थी उसको आप गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए आप पार्शल हो गए हो और सिर्फ जो है पावर को सुप्रीम मानते हो। आप कहते हो कि जो भी कुछ दुनिया के अंदर है तो वो है शक्ति, और शक्ति के ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्यार से जीती जा सकती हैं, शक्ति से नहीं जीती जा सकती। इसलिए ये जो अप्रोच है ये पावर की सुप्रीमेसी दिखाती है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पावर से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि प्यार से उसको किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों ने मोरलिटी के कॉन्सेप्ट को ही नकार दिया और आप हंसने लगे कि नैतिकता से राजनीति को कभी नहीं चलाया जा सकता। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश के नेताओं के पास इतना पैसा है, लेकिन जब व्यक्ति को वोट डालना होता है तब वो एक ऐसा पक्ष देखता है, एक ऐसी वैल्यूएबल थिंग देखता है। और नेता लोग भी अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम जो हैं अच्छे हैं और हम जो हैं अच्छे तरीके से जो है देश को चलाएंगे, आपकी डिमांड्स को रखेंगे। कभी कोई ये नहीं कहता शक्ति के द्वारा कि मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो शायद व्यक्ति जो है, मुझे लगता है कि प्यार की नेचर को ज़्यादा समझता है और बहुत से काम वो नैतिकता से भरे जो है करता है। और व्यक्ति का फेथ होता है हमेशा मोरालिटी के अंदर। मोरालिटी ही एक व्यक्ति को एक सही दिशा दिखाती है, ना कि शक्ति, क्योंकि शक्ति जो है व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, ना कि एक अच्छे तरीके से व्यक्ति को स्टेबल करती है। फिफ्थ पॉइंट में वो कहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं वॉर और इंपीरियलिज्म थियरी को। वो कहते हैं कि युद्ध होने चाहिए, क्योंकि अगर युद्ध नहीं होंगे तो शांति कायम नहीं होगी। युद्ध हो या ना हो, युद्ध की एक स्थिति बनी रहनी चाहिए जिसके अंदर हर देश को ये लगे कि अगर आपने कोई भी गलत कदम उठाया तो वो युद्ध की तरफ चला जाएगा। इसलिए हमें ये लगता है कि आप लोग जो है युद्ध की तरफ पूरी दुनिया को भेजना चाहते हो, क्योंकि आप दुनिया को क्या दिखा रहे हो? पावर। और पावर जिसके पास ज़्यादा होगी, क्योंकि इंटरेस्ट उसी के फुलफिल होंगे। तो जब दुनिया इस तरीके से पूरी दुनिया को देखेगी तो शक्ति जो है अपने आप को भ्रष्ट कर देगी और नेशनल इंटरेस्ट को की फुलफिल के लिए पूरी दुनिया जो है युद्ध के अंदर चली जाएगी। तो आप तो युद्ध को सपोर्ट कर रहे हैं,
दूसरा इंपीरियलिज्म थियरी को, साम्राज्यवादी थियरी को, कि जीत लो सब कुछ, जो जितना जीत पाएगा उसके इंटरेस्ट उतने ही फुलफिल होंगे, शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए इस थियरी को, पूरी थियरी को रियलिस्टिक नहीं कह सकते, क्योंकि इस थियरी के अंदर जो भी पक्ष दिखाया गया है वो शक्ति के इर्द गिर्द घूमता है और बाकी सारे जितने भी एस्पेक्ट ह्यूमन नेचर के, पॉलिटिक्स के हैं, वो ख़त्म कर देता है। इसलिए पूरी तरीके से हम इसको रियलिस्ट नहीं कहते। इसीलिए ये एक ऑटोनॉमी कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर नहीं हो पाता। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हंस जे मॉर्गेंथ्यू जी ने जिस पावर अप्रोच को दिया और केनेथ वॉल्ट्स जैसे महान थिंकर ने इसको आगे बढ़ाया, तो ये बात बिल्कुल सही है। और रियलिस्ट जो हैं अपने आप में एक सक्सेसफुल अप्रोच देते हैं और पूरी दुनिया को 1930-45 के बाद में पूरी दुनिया को इस तरीके से देखते हैं और पूरी दुनिया को इस तरीके से दिखाते हैं कि शक्ति ही सब कुछ है। आपको अगर कोई चीज़ गेन करनी है तो वो है शक्ति। उम्मीद करता हूँ कि आपको रियलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपके पास जो किताब है उसको एक बार और पढ़ लें, आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से तैयार हो गया है। मैं बहुत दिनों तक कोई वीडियो नहीं बना पाया कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण, लेकिन उम्मीद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द सारी वीडियोज़ जो हैं आपको मिल जाएंगी। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियोज़ थोड़ी सी इसलिए लेंथी हो जाती हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ता है। इसलिए आपके कोई भी जो दोस्त है, कोई आपका कोई कलीग है, आपका कोई रिश्तेदार है, उसको ये चैनल ज़रूर बताइएगा। मेरा नया ये चैनल है और मैं फ़िलहाल इस जीमेल आईडी से आपके साथ, अगर आपको कोई पर्सनल इस तरीके से बातें करनी है तो आप यहाँ मुझे मेल कीजिए। और मेरा नाम परविंदर है। आप ने रियलिज़म की थियरी को सुना, देखा, होप सो आपको समझ में आ गया है। अगर कोई भी ऐसी बात है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। राम राम।